गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज चर्चा करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें चैप्टर है भारत में समाचार पत्रों का इतिहास एवं पत्रिकाएं तथा प्रमुख पुस्तकें, भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रमुख अधिवेशन। इससे पूर्व में 4 क्लासेस हो चुके हैं भारतीय इतिहास से। प्लेलिस्ट पर वो उपलब्ध है, आप कृपया जाकर उसे अवश्य देख लें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति इम्पोर्टेंट है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि इन फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं किस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊं, ताकि मुझे यह जानने में आसानी होगी कि मेरा प्रयास सही और सार्थक दिशा में जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के विकास के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन चयन करें। तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन डी जो है वो असत्य है। जॉन शोर द्वारा 1823 में अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया, ये कथन असत्य है। बाकी बात यहाँ पे है, हिंदू पेट्रियाट के संपादक कृष्णोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। यानी किसे पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे कृष्णोदास पाल। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के विरोध स्वरूप समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था। तीसरा है कि 1826 ईस्वी में कानपुर में जुगल किशोर दास हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन किया था। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ पर पहला लग जाए वो प्रश्न अति इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस तरह से याद रखें। जुगल किशोर दास ने हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब किया था? तो 1826 में। मूल रूप से ये तीनों सही है, लेकिन डी जो है वो गलत है। अब चर्चा करते हैं कि डी गलत क्यों है। बताया गया है कि समाचार पत्रों पर लगने वाले प्रतिबंध के अंतर्गत 1799 ईस्वी में बेलेजली द्वारा, है ना, याद रखें, बेलेजली द्वारा पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम और जॉन एडम्स द्वारा 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया था। एडम्स द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण राम मोहन राय मिरातुल अखबार बंद हो गया, है ना। ये राम मोहन राय जी के द्वारा मिरातुल अखबार जो निकलता था वो बंद हो गया। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मिरातुल अखबार किस भाषा में निकलता था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, देशी भाषा समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? तो उत्तर है सोम प्रकाश। 1778 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने देशी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय समाचार पत्रों को सीधे नियंत्रण में लेना चाहा। इस अधिनियम से भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र ओम प्रकाश को लक्ष्य कर लाया गया था। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम मात्र ओम यहाँ पे बोल दिए, सोम होना चाहिए, मात्र सोम प्रकाश पर ही लागू हो सका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, है ना। पहला है समाचार पत्र और दूसरा है प्रकाशन स्थल। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यंग इंडिया जो है कहाँ से निकलता था? तो ये निकलता था अहमदाबाद से। द ट्रिब्यून कहाँ से निकलता था? तो ये निकलता था चंडीगढ़ से। हिंदू कहाँ से निकलता था? तो ये निकलता था मद्रास से। और सोम प्रकाश का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, ये समाचार पत्र है यंग इंडिया, निकलता था अहमदाबाद से। प्रकाशक या संपादक थे महात्मा गांधी। वर्ष जो है इसका संपादन का 1917 है। द ट्रिब्यून चंडीगढ़ से प्रकाशन होता था। प्रकाशक थे दयाल सिंह मजीठिया। प्रकाशन का वर्ष है 1877 ईस्वी में। हिंदू मद्रास से निकलता था। इसके प्रकाशक थे वीर राघवाचारी। किस वर्ष ये निकलना शुरू हुआ था? तो 1878 में। सोम प्रकाश कलकत्ता प्रकाशक थे ईश्वर चंद्र विद्या। प्रकाशन वर्ष शुरू किया गया था 1859 से। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्र एवं संपादकों या संस्थापकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका उत्तर है नेशनल हेराल्ड।
पहला जो है मॉडर्न रिव्यू रामाचंद्र चटर्जी, ये सही है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, ये भी सही है। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन में है नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निकाला जाता था। वर्तमान में ये समाचार पत्रों में अक्सर मुद्दा बना रहता है ना। हिंदू पेट्रियाट संपादक थे या संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। इंडियन रिव्यू G.A. नटेशन। सोशलिस्ट S.A. डांगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समाचार पत्रों एवं उनकी भाषा का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो यहाँ पर बताया गया है गुजराती। बाकी बात प्रताप पत्र हिंदी, ये सही है। अहलीलाल उर्दू में निकलता था, ये भी सही है। संजीवनी का प्रकाशन बांग्ला में होता था, ये भी सही है। अब बम्बई दर्पण जो गुजराती बोला गया है वो गलत है। अब देखते हैं गलत क्यों है। प्रताप का प्रकाशन होता था हिंदी में, इसके संस्थापक या संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अहलीलाल की भाषा थी उर्दू, ये संपादक इनका था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। संजीवनी समाचार पत्र ये निकलता था बांग्ला भाषा में, संपादक थे के मित्रा। बम्बई दर्पण मराठी, संपादक बाल शास्त्री। हिंदुस्तान हिंदी में निकलता था, निकालने वाले थे मदन मोहन मालवीय। कामरेड अंग्रेजी में निकलता था, इनके संपादक थे मौलाना मोहम्मद अली। तो यहाँ पर जो डी है बम्बई दर्पण, ये गुजराती में नहीं निकलता था, ये निकलता था मराठी में और संपादक थे बाल शास्त्री जी। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का चयन करें। यहाँ पर बेमेल जोड़ा बताया गया है ऑप्शन डी को, बाकी A B C सही है। समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था। पंजीकरण अधिनियम लॉर्ड लॉरेंस द्वारा लाया गया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड मिंटो II द्वारा लाया गया था। डी कहता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम संकटकालीन जो स्थितियां थी वो लाया गया लॉर्ड कैनिंग, जो कि गलत है। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं, लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। इसी में कहता है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाना था। अनुज्ञप्ति अधिनियम लॉर्ड एम हस्ट द्वारा लाया गया था। इसमें समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया था, है ना। अनुज्ञप्ति अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, तो इसे याद रखना है, लॉर्ड एम हस्ट के द्वारा। इसमें समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया था। कैनिंग के द्वारा 1857 में आपातकालीन स्थिति को निपटने हेतु पुनः लागू किया गया। अगर पूछते कि अनुज्ञप्ति अधिनियम को पुनः लागू किनके द्वारा किया गया था, तो उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 ईस्वी में। प्रश्न है निम्नलिखित में से अखबार एवं उनके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से बोला गया है मूकनायक जोगेंद्रनाथ बोस, ये गलत है। मूकनायक का संपादन किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। बाकी बात रोक गुप्तार दादा भाई नौरोजी, वंदे मातरम अरविंद घोष, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, ये सही हैं। मूकनायक के बारे में चर्चा करते हैं। मूकनायक समाचार पत्र की स्थापना V.R. अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में किया था। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना भी B.R. अम्बेडकर ने किया था। 10 रोज़ा समाचार पत्र की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सर्च लाइट समाचार पत्र की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है पायनियर समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थक था। दूसरा है इंग्लिशमैन समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी थी। इनमें से कौन से कथन सत्य है, तो बोला गया है 1 और 2 दोनों सही है ना। 1 और 2 दोनों सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र है और दूसरी ओर सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस का संपादक थे T.M. नायर। इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लीडर एवं अभ्युदय के प्रकाशक मदन मोहन मालवीय थे, है ना। पूछ देगा लीडर के साथ साथ मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय का भी प्रकाशन किया था।
बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा के पत्र का संपादन 1913 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। इंडिपेंडेंट पत्रिका का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया था। जस्टिस पत्रिका का संपादक टी.एम. नायर ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल नाटक नीलदर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा माइकल मधुसूदन दत्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगाल नाटक नीलदर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नीलदर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने 1858-59 में की थी। इसमें बंगाल में नील की खेती करने वालों का अंग्रेजों द्वारा कैसे शोषण किया जाता था उसका वर्णन है। जब नीलदर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो सरकार ने इन पर मुकदमा भी चलाया गया था। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये उत्तर होगा W.S. स्लीमैन। जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट W.S. स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम पेंटिक ने 1830 ईस्वी में स्लीमैन की सहायता से ठगों का दमन किया था। ठगों के बारे में हम लोग MCQ पिछले क्लास में कर चुके हैं। फिर है कि ठग लुटेरे थे जो देवी काली की पूजा करते थे। पूजा में क्या करते थे? मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित हैं? तो उत्तर होगा भगत सिंह। इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लिखा था। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है ना, इसे याद रखना है। बंदी जीवन पुस्तक सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये रचना सही सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। द ग्रेट डिवाइडेड पुस्तक H.B. हडसन ने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। अगला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। स्वामी जी ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये लेखक, समाज सुधारक एवं किसान नेता थे। भारत में उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाता था। उन्होंने बिहार किसान सभा तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1936 में। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में तथा दूसरा गया अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो उत्तर होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी ये सभी द हिंदू, बंगाली, द मरहंता ये सभी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इस अखबार का स्थापना एक ब्रिटिश पत्रकार थॉमस जोएल ने की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1861 में इसका वर्तमान नाम दिया गया। वर्तमान में जो नाम इसे पड़ा था उसे याद रखना है 1861 में। ये पहले द्विसाप्ताहिक संस्करण के रूप में प्रकाशित होता था। इसमें यूरोप, अमेरिका और उप महाद्वीप के समाचार निहित होते थे। इसे नियमित माल के जहाज़ों के द्वारा भारत और यूरोप के बीच भेजा जाता था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तान, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें से बताया गया है ऑप्शन डी सही है। क्रमबार जी सुब्रमण्यम, द हिंदू, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली, गंगा प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक, ये इसके संपादक या संस्थापक थे। यहाँ पर दिया गया है द हिंदू, संपादक जी
सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक का संपादक किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाली साहित्य महाकाव्य मेघनाद वध काव्य 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बोला गया है इनमें से केवल एक सही है। एक में है यह माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया था, है ना। बंगाली साहित्य महाकाव्य मेघनाद वध 1861 में माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया था। यह महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य रामायण में लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद यानी कि इंद्रजीत के निधन पर आधारित है। प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में पुस्तक है। तो यहाँ पर हमें बताना है, सही सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही सुमेलित ए किया गया है। दादा भाई नेहरूजी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रफुल्ल चंद्र राय इनके द्वारा लिखित पुस्तक है दी पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। महादेव गोविंद रानाडे इन्होंने पुस्तक लिखा था, रानाडे जी ने, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। आरसी दत्त इन्होंने पुस्तक लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रश्न है निम्नलिखित में से चार्ल्स डिकेन द्वारा लिखे गए एक उपन्यास की पहचान कीजिए जिसमें गरीबों पर औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आलोचना की गई थी। तो इसका उत्तर होगा बी, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेन की पुस्तक है जो 1854 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इसमें गरीबों पर औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आलोचना की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका को महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो बोला गया है इसमें युगांतर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भूपेंद्रनाथ दत्त तथा वीरेंद्रनाथ घोष द्वारा युगांतर पत्रिका का संपादन किया गया था। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी तथा गुजराती में, हरिजन हिंदी एवं गुजराती में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, हरिजन हिंदी एवं गुजराती में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में आदि समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में था। और ऊपर में भूपेंद्रनाथ दत्त तथा वरेंद्रनाथ घोष ने युगांतर पत्रिका का संपादन किया था, इसे बताया गया है। अगला है गांधी जी की मुख्य कृतियाँ, जिसमें है हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये सभी गांधी जी की मुख्य कृतियाँ हैं, यानी रचना है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में उसके संपादक या लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी को माना गया है, जिसमें कहा गया है कि समाचार दर्पण, इसके लेखक हैं जे.सी. मॉर्समैन। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी का संपादक बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। समाचार दर्पण 23 मई 1818 में भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है, भारत का पहला दैनिक पत्र किस भाषा में और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1818 ईस्वी में बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक का नाम क्या था? तो जे.सी. मॉर्समैन थे। ये पादरी थे, है ना। अगला है मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में अपने विचारों को व्यापक बनाने के लिए फारसी भाषा में इस अखबार का प्रकाशन किया तथा अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया, है ना। तो राजा राम मोहन राय कई भाषा के ज्ञाता थे, आपको याद रखना चाहिए। इन्हीं के द्वारा मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में शुरू किया गया था। इनमें उनके अपने विचार थे। ये जो किस भाषा में निकलता था? तो फारसी भाषा में। अंग्रेजी में ये ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन करते थे। अगला है केसरी के बारे में। यह एक मराठी समाचार पत्र, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में लोकमान्य तिलक द्वारा की गई। केसरी में
देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक लेख के लिए तिलक पर राजद्रोह लगाकर गिरफ्तार किया गया। इसे याद रखना है, उन्होंने लेख लिखा था देश का दुर्भाग्य। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया 1919 में गांधी जी ने इसे अंग्रेजी में साप्ताहिकी शुरू किया। गांधी जी इसके माध्यम से अपने विचार और दर्शन का प्रकाशन करते थे। तो इस प्रकार से है इस प्रश्न का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ए में दिया गया है, सूची ए में लेखक और सूची 2 में पुस्तक का शीर्षक बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। बी.डी. सावरकर, इन्होंने पुस्तक लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखना है। आर.सी. मजमूदार, इन्होंने पुस्तक लिखा था द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एस.सी. चौधरी ने पुस्तक लिखा था, उसका शीर्षक है सिविल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन म्यूटनी 1857-59। अशोक मेहता के पुस्तक का शीर्षक है द ग्रेट रिवेलियन। वही चीज़ यहाँ दर्शाया गया है। अगला है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो यहाँ पर है काल। क्रांतिकारी काल की पत्रिका ने अपने अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की थी। शिवहर महादेव प्रांजपे ने जन जागरण के लिए 1895 ईस्वी में मराठी पत्रिका काल का प्रकाशन आरंभ किया। इसके अलावा बंध बांधव उपाध्याय ने संध्या, अरविंद घोष ने वंदे मातरम तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो ये है उर्दू। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात गुजराती और हिंदी में भी निकाला गया। अब गदर दल का गठन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इस दल ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नाम से साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। सोहन सिंह भाखना इस दल के अध्यक्ष थे, याद रखना है, सोहन सिंह भाखना। विदेश में ब्रिटेन विरोधी गतिविधियों के संचालन में इस दल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर्स पुस्तक को 1959 में कर्नल हुतेय तोग द्वारा लिखा गया था। यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। 7 जुलाई 1941 को सुभाष ने भारत छोड़ दिया था। गांधी ने सुभाष को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था, याद रखना है। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। अगला है, सुभाष ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, है ना। कहाँ किया था सुभाष चंद्र बोस ने? जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा यहीं पर जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो यहाँ बोला गया है फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। फ्रैंक मोरिस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी लिखी गई है ना। इसके अलावा बताया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड है ना। ये पुस्तक लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तथा दुर्गा दास ने इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड द आफ्टर लिखा। दुर्गा दास जी ने कौन सी पुस्तक की रचना किया था? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसे भी याद रखना है। पुस्तक से 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्जामिनेशन में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है लेखक और सूची 2 में है उनकी कृतियाँ। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है आनंद मठ।
माइकल मधुसूदन दत्त ने पुस्तक लिखा कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था गोरा। सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग्स लिखी। अगला प्रश्न है एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? तो उत्तर होगा सी, ताराबाई शिंदे। एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक की लेखिका ताराबाई शिंदे थी। यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रथम दशक में प्रमुख नारीवादी थी। इन्होंने भारत में प्रतिसत्ता और जाति प्रथा का विरोध किया। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर यहाँ पर हमें सही उत्तर को बताना है। तो इसका उत्तर बताया गया है ऑप्शन ए सही है, जिसमें सुमित सरकार की पुस्तक है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। शहीद आमीन की पुस्तक है द इन्वेंट मेटाफॉर मेमोरी चोरी चोरा 1922। रंजीत गुहा की पुस्तक है द रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल। और बिपिन चंद्र की पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पर लिखा गया है इतिहासकार और उनकी पुस्तकों का सूची कौन से ईयर में प्रकाशन हुआ था वो भी बताया गया है। तो सुमित सरकार का द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903-1908 में, शहीद आमीन इन्वेंट मेटाफॉर मेमोरी चोरी चोरा 1922-92, रंजीत गुहा अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, साथ ही बिपिन चंद्रा के बारे में द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें एवं कूट को चुनकर सही उत्तर दें। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है सी को माना गया है 1 और 2, जिसमें बताया गया है कि बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं पर की ओर आकृष्ट किया। दूसरा है बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशक सभा था, है ना, ये दोनों सही है। राजा राम मोहन राय बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। वो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। साथ ही उनके सहयोगियों ने 1836 में बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया था। अगला है सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करें। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1838 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का वर्ष है 1866 ईस्वी में। इंडियन लीग का स्थापना का वर्ष है 1875 ईस्वी में। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी में। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा हेतु गठित लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। पूछ देगा भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? तो 1838 में जमींदारों के हितों पर सुरक्षित गठित एक लैंड होल्डर्स समिति के नाम से जो संस्था स्थापित किया गया था, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया था। अगला है इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से डी को असत्य माना गया है। इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, ये असत्य माना गया है। बाकी बात इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी कलकत्ता में हुई थी, इसे सही माना गया है। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे, इसे भी सही माना गया है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, यह भी सही माना गया है। डी को गलत क्यों माना गया है? तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करना एवं सार्वजनिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी पैदा करना था। 1876 ईस्वी में नागरिक सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने पर ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन
द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स इसके संस्थापक थे। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में किया था। इसे बंगाल के पहले संगठन के रूप में जाना जाता है। फिर है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एड्स ने किया था। अगला है इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद बोस एवं एस.एन. बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर हमें यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो 1 और 2 सही है। पूना सार्वजनिक सभा और सहमति की आयु विधेयक, द एज ऑफ कंसेंट बिल, ये संबंध बाल गंगाधर तिलक से था। गोरक्षा सभा ये नहीं है, आत्मीय सभा भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रानडे आदि नेताओं का संबंध इससे था। फिर है कि इस सभा से संबंधित थे। फिर है सहमति की आयु विधेयक, द एज ऑफ कंसेंट बिल को बाल गंगाधर विवाह को रोकने के लिए 1891 में लाया गया था। बाल गंगाधर बाल विवाह के विरोधी थे, फिर भी उन्होंने इस बिल का विरोध किया क्योंकि तिलक ने इसे भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप माना। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर को बताना है। यहाँ पर तो सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर का राजनीतिक दल था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सिकंदर हयात खान का यूनियनिस्ट पार्टी, फजलुल हक का कृषक प्रजा पार्टी, खलुल कुंजुमा का पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके राजनीतिक दल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने 1936 में की थी। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना सिकंदर हयात खान ने की थी। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है सही कालानुक्रम 1, 2, 3, 4, यानी कि फर्स्ट में आएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा आएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तीसरा आएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और चौथा आएगा इंडियन लीग। तो बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में स्थापित बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसने बंगाली शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा इस संगठन ने सरकार और प्रशासन की समीक्षा की। जमींदारी प्रथा, जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में किया गया। इसका गठन जमींदारों के हितों हेतु किया गया था। याद रखना है, जमींदारों के हित पर ही इसे स्थापित किया गया था। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में ब्रिटिश शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था की जानकारी तथा समाज कल्याण हेतु शांतिमय कानून साधनों का प्रयोग करना था। अगला है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया था। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 स्थापना वर्ष। फिर है भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK 1972। इस प्रकार से याद रखना है। प्रश्न है नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर बताया गया है बी को 1 और 2, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में BD सावरकर ने की थी। सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला ही
अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश व कर्नाटक में स्थापित की गई। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में कलकत्ता में वरेंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य खून के बदले खून था। इस समिति का निर्माण व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इसका नाम एम.एन. राय ने सुझाया था। यह है अनुशीलन समिति के बारे में। इसका नारा था खून के बदले खून। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ। मीनू मशानी, स्वतंत्र पार्टी। एस.ए. डांगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अशोक मेहता, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? तो यहाँ पर 1, 2, 3 को सही माना गया है। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, है ना। ये सभी असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई, यानी 1920-22 के दौरान। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान कई विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, तिलक विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ आदि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। ईयर याद रखिए और साथ ही साथ संस्थापक का नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी होने के कारण मद्रास महाजन सभा निम्नलिखित में से किस उपाय की वकालत नहीं करती है? उत्तर है 2, इंग्लैंड और भारत में समीवर्ती सिविल सेवा परीक्षा। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसा कि कहा गया, अडयार थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मेलन का लक्ष्य देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना और राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करना है। सभा उदारवादी रहते हुए विभिन्न उपायों की वकालत की, जिनमें शामिल है कर की कटौती, सरकारी और सैन्य खर्च में कटौती, लंदन में भारतीय परिषद का उन्मूलन, इंग्लैंड और भारत में समीपवर्ती सिविल सेवा परीक्षाएं, अपने साथी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यहाँ पर कहा गया है कि एक और फैक्ट कि मद्रास महाजन सभा ने मद्रास में 1930 में जॉर्ज टाउन में नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया था। अगला है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बोला गया है कि सर्वप्रथम आएगा 4, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 3 के जगह पे 1 आएगा तीसरा स्थान पर, और तीसरा आएगा चौथे स्थान पर, है ना। लंदन इंडियन सोसाइटी प्रथम है, इसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा और लास्ट में है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब इसके स्थापना का वर्ष देखते हैं, क्यों इस तरह से यह व्यवस्थित है। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापित किया गया, पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, सैयद अमीर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें शरणार्थियों के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। दूसरा है, उन्हें मुस्लिम इतिहास विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रभावशाली पुस्तकों पर उनके कार्यों के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है। वह प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में बैठने वाले दूसरे भारतीय थे। वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से सही कथन को बताना है, तो 2 और 4 को सही बोला गया है ना। 1 और 3 इसमें उपयुक्त नहीं है। वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे, इसे सही माना गया। उन्हें मुस्लिम इतिहास विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रभावशाली पुस्तकों पर उनके कार्यों के लिए उन्हें श्रेय दिया गया। ये दोनों उन्हें सही माना गया। एक्सप्लेनेशन में देखिए, सैयद अमीर अली अवध राज्य से आने वाले ब्रिटिश भारतीय न्यायविद सैयद अमीर अली 1906 में वायसराय को दी गई याचिका के हस्ताक्षरकर्ता थे और इस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में अपने मित्र आनंद मोहन के साथ 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। पूर्व में भी इसकी चर्चा किए हैं हम लोग। फिर है कि उन्होंने 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना की
1909 में वह प्रिवी काउंसिल में न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में बैठने वाले पहले भारतीय बने। ये निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है डी को सही माना गया है, 1, 2, 3, 4, यानी बंग भाषा प्रकाशन सभा, भूस्वामी समाज, बंगाल ब्रिटिश भारतीय समाज, इंडियन लीग सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में गौरीशंकर तर्कवागीश के नेतृत्व में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा शुरू किया गया था। इसवी याद रखना है, बंग भाषा प्रकाशन सभा का 1836। फिर है लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1838 में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। अपने सीमित उद्देश्यों के बावजूद लैंड होल्डर सोसाइटी के संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत की और शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक आंदोलन का तरीका का उपयोग किया। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा ने की थी। इस संगठन का लक्ष्य ब्रिटिश प्रभुत्व के शासन के प्रति वफादार रहते हुए सभी वर्गों का कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करना था। इस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। फिर है इंडियन लीग के बारे में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और राजनीतिक शिक्षा का प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ यह संगठन आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नवगोपाल मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से जुड़ा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रणजी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा? तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। एक्सप्लेनेशन में है रणजी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख पत्रकार और सिद्धांतकार थे। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर अध्यक्ष है और दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान है। तो इसका कूट यहाँ पर जो दिया गया है उसमें से डी को सही माना गया है। डी में है अबुल कलाम आज़ाद। इसका संबंध है रामगढ़ में 1940 के सभाओं में ये अध्यक्षता किया था। फिर है सरोजनी नायडू, कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू, अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बम्बई 1934। प्रश्न है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में लिया। यह सोसाइटी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उनके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांतों को समर्थन करती थी। याद रखना है, ऐसी बातों को समर्थन करती थी। एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल के नमूने पर भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर सी बोला गया है। सर्वप्रथम महात्मा गांधी है, इसके बाद दूसरे स्थान पर सरोजनी नायडू है, तीसरे स्थान पर है जवाहरलाल नेहरू और चौथे स्थान पर वल्लभ भाई पटेल। 1924 में गांधी जी ने बेलागांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। याद रखना है 1924। फिर है 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। फिर है 1931 के कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। इसमें मूल अधिकार के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो इस प्रकार से इसे याद रखना है। अगला प्रश्न करते हैं बाद में।